नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी अध्ययन के साथ करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि आज आपकी लॉटरी लग जाती है और आप लाखों डॉलर के मालिक बन जाते हैं। आप कितने खुश होंगे। आपको लग रहा होगा कि यह खुशी जिंदगी भर रहेगी। अब चलिए इसका उल्टा सोचकर देखते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और आप अपने दोनों पैर गंवा बैठते हैं। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई और आप कभी दोबारा खुश नहीं हो पाएंगे, है ना? लेकिन 1978 में की गई एक मशहूर रिसर्च में जब लॉटरी जीतने वालों और शारीरिक अंग खोने वाले लोगों का एक समय के बाद अध्ययन किया गया तो बेहद चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों ही ग्रुप्स का खुशी का स्तर ठीक उसी स्तर पर वापस आ गया जहां वे इस घटना से पहले हुआ करते थे। मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल टर्म्स में इस सिद्धांत को हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बाहरी घटनाएं, पैसा या भौतिक चीजें हमें स्थायी लॉन्ग टर्म खुशी नहीं दे सकती। हमारी भावनाएं हमें धोखा देती हैं। आज के इस वीडियो में हम डेविड बर्न्स की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मास्टर योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर काबू पाना का विस्तृत समरी निचोड़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर उदास रहते हैं, अतीत पास्ट के बारे में सोचकर पछताते रहते हैं या भविष्य फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंत तक आप यह जान जाएंगे कि अपनी नकारात्मक सोच को कैसे दूर किया जाए और अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से कैसे ट्रेन किया जाए। तो चलिए थोड़ा सा समय निकालकर अपनी जिंदगी को सच में बदलने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश, कोर मैसेज बहुत सरल है। आप आपकी भावनाएं नहीं हैं। बहुत से लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं और कहते हैं कि मैं उदास हूं या मैं गुस्सैल हूं। जरा सोचिए, आप एक खुला आसमान है और आपकी भावनाएं गुजरते हुए बादलों की तरह हैं। काले बादल चाहे कितने भी छा जाएं, उनके पीछे नीला आसमान और सूरज हमेशा मौजूद रहता है। आप उदासी या गुस्सा नहीं है, आप बस एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ समय के लिए इन भावनाओं को महसूस कर रहा है। भावनाएं कपड़ों की तरह होती हैं। आज आपने उदासी का कपड़ा पहना है तो कल आप खुशी का कपड़ा पहन लेंगे। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हमारे दिमाग की मुख्य जिम्मेदारी हमें जीवित रखना और हमारी रक्षा करना है। इसीलिए हमारा दिमाग हमेशा खतरों और नकारात्मक बातों को ही ढूंढता रहता है। तो चलिए अब इस किताब से जिंदगी बदल देने वाले 7 सबसे महत्वपूर्ण पाठों लेसन्स को विस्तार से समझते हैं। पाठ 1, दिमाग का नकारात्मक स्वभाव, नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग हमेशा नकारात्मक या बुरे पहलू की तरफ ही क्यों सोचता है? आइए हजारों साल पहले के पाषाण युग, स्टोन एज के इंसानों की जिंदगी पर नजर डालते हैं। उस दौर में इंसान को जीवित रहने के लिए शेर जैसे जंगली जानवरों से लगातार सावधान रहना पड़ता था। जो लोग हर वक्त खतरे को लेकर सतर्क रहते थे वही जीवित बच पाए और उन्हीं सर्वाइवर्स का डीएनए आज भी हमारे भीतर मौजूद है। आज के समय में हमें खाने वाले ऐसे जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन जब बॉब की तरफ से कोई ईमेल आता है या सोशल मीडिया पर कोई हमारे खिलाफ कमेंट कर देता है तो हमारा दिमाग उसे पाषाण युग के उसी शेर जैसा ही खतरा मान लेता है। इसके बाद दिमाग डर, चिंता और तनाव पैदा करने लगता है। किताब में इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। एक लेखिका को अपनी किताब के लिए 50 सकारात्मक पॉजिटिव 5 स्टार रिव्यू मिले, लेकिन जैसे ही उसने एक नकारात्मक 1 स्टार रिव्यू देखा वो बाकी के 50 बेहतरीन रिव्यूज को पूरी तरह भूल गई। उसका पूरा ध्यान बस उसी एक बुरी कमेंट पर अटक गया और वो उदास हो गई। यही हमारे दिमाग का स्वाभाविक नकारात्मक रवैया, नेगेटिविटी बायस है। पाठ 2, ईगो और दुख। दूसरी बात, आइए हम अपने ईगो के बारे में बात करते हैं। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड या अकड़ होना ही नहीं है। ईगो वास्तव में मैं की वो झूठी पहचान है जो आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है। ईगो चीजों और अपनी मान्यताओं से चिपक जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत ही महंगी लग्जरी कार खरीदता है। वो इसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं खरीदता, बल्कि अपनी इस पहचान को दिखाने के लिए खरीदता है कि मैं एक सफल और अमीर इंसान हूं। अब मान लीजिए किसी दिन उस कार पर एक खरोंच आ जाती है। उस वक्त वो कार खराब होने से ज्यादा अपनी अहंकार, ईगो को चोट पहुंचने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से और उदासी में आ जाता है। इसी तरह हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स भी हैं।
चाहे वे राजनीति से जुड़ी हों या धर्म से। जब भी कोई आपकी मानी हुई बात की आलोचना करता है तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और अपना बचाव करने लगते हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ईगो ने उस सोच को ही मैं मान लिया है। जब उस सोच पर सवाल उठता है तो ईगो को लगता है कि उसके अस्तित्व पर खतरा आ गया है और इससे तीव्र नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। आप जितना अपने ईगो को कम करेंगे, आपका दुख उतना ही घटता जाएगा। पाठ 3, भावनाएं कैसे बनती हैं? द फॉर्मूला ऑफ इमोशंस। हमारी भावनाएं आखिरकार पैदा कैसे होती हैं? लेखक ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। 1. व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। जब कोई घटना होती है तो आप उसे क्या अर्थ मायने देते हैं। 2. आत्मसात्करण, आइडेंटिफिकेशन। उस विचार को मैं या मेरा मानकर खुद से जोड़ लेना। 3. पुनरावृत्ति, रेपिटेशन। उसी विचार को अपने दिमाग में बार बार दोहराना, 100 बार तक सोचते रहना। आइए बारिश होने की एक घटना का उदाहरण देखते हैं। एक किसान के लिए बारिश का होना उसकी फसलों के लिए वरदान जैसा है, लेकिन वहीं पिकनिक पर जाने का प्लान बना रहे व्यक्ति के लिए बारिश एक मुसीबत की तरह बन जाती है और वो उदास हो जाता है। घटना बिल्कुल एक ही है, लेकिन उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन अलग होने से भावना, इमोशन भी बदल जाती है। मान लीजिए 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है। एक दोस्त उस बात को भूलकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा दोस्त लगातार सोचता रहता है, उसने मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की, और उस बात को रोज अपने दिमाग में दोहराता रहता है। कुछ महीनों बाद ये विचार इकट्ठा होकर एक बहुत गहरी कड़वाहट और नफरत में बदल जाते हैं। अगर आप उस विचार को तुरंत छोड़, लेट गो दें, तो वो नकारात्मक भावना भी तुरंत गायब हो जाएगी। पाठ 4, शरीर और भावनाओं का संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन। हमारी भावनाएं सिर्फ विचारों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर फिजियोलॉजी का भी इन पर सीधा असर पड़ता है। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा कचरा डालोगे वैसा ही बाहर आएगा के सिद्धांत की तरह काम करता है। डॉक्टर डेविड के रेनॉल्ड्स नाम के एक विशेषज्ञ ने डिप्रेशन का अध्ययन करने के लिए खुद एक डिप्रेशन के मरीज होने का नाटक किया। वो कुर्सी पर झुककर, पीठ झुकाकर बैठ गए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया, सिर नीचे झुका लिया और खुद से बार बार कहने लगे, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, सब कुछ उम्मीदहीन हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह थी कि बहुत ही कम समय के भीतर वे वास्तव में चिकित्सकीय रूप से गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो गए। यानी केवल शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर बदलने से ही मन की स्थिति पूरी तरह बदल गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट एमी कडी का रिसर्च भी यही साबित करता है। जब कोई व्यक्ति सुपरमैन या वंडर वुमन की तरह अपनी छाती चौड़ी करके, कमर सीधी रखकर और आत्मविश्वास से भरी पावर पोज में केवल 2 मिनट खड़ा रहता है, तो उसके शरीर में आत्मविश्वास बढ़ाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 25% तक बढ़ जाता है और तनाव पैदा करने वाला कोर्टिसोल हार्मोन 10% तक गिर जाता है। पार्ट 5, डोपामाइन का जाल, द डोपामाइन ट्रैप। आजकल लोग खुशी, हैप्पीनेस और क्षणिक आनंद, प्लेजर के बीच का फर्क भूल गए हैं और दोनों को एक ही समझने लगे हैं। डोपामीन हमारे दिमाग से निकलने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें तुरंत मिलने वाले मजे, आनंद की अनुभूति कराता है। सोशल मीडिया चलाना, वीडियो गेम्स खेलना या मीठा खाना जैसी चीजें दिमाग में तुरंत डोपामाइन रिलीज करती हैं। डोपामाइन की लत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक उदाहरण। ताइवान में एक 28 साल के युवक ने बिना रुके 58 घंटे लगातार वीडियो गेम खेला। उसने न ठीक से खाना खाया, न सोया, बस गेम से मिलने वाले डोपामाइन के आनंद में डूबा रहा। अंत में कार्डियक अरेस्ट, दिल की धड़कन रुकने से उसकी मौत हो गई। टेक और सोशल मीडिया कंपनियों के इंजीनियरों ने इस डोपामाइन सिस्टम को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया है ताकि हमें इसकी लत लग जाए। हर एक नोटिफिकेशन बजने पर या हर एक लाइक मिलने पर हमारे दिमाग में डोपामाइन का स्पाइक आता है। लेकिन याद रखिए, ये असली खुशी नहीं है। ऐसे झूठे और अस्थायी मजे में अपना समय बर्बाद करने के बजाय हमें ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जो हमें लंबे समय तक स्थायी खुशी और संतुष्टि दें। पार्ट 6, काम टालना और डर, प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर। लोग अपने काम को आगे क्यों टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? इसलिए नहीं कि वे आलसी हैं, बल्कि इसके पीछे की मुख्य वजह डर, फियर है। जब दिमाग को लगता है कि कोई काम शायद सही से न हो पाए या हम उसमें असफल हो जाएं, तो वो असफलता के डर से बचने के लिए उस काम को टालने का सुझाव देता है। उदाहरण,
मान लीजिए आपको ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है। आप उसे करने के बजाय पूरे एक हफ्ते तक टालते रहते हैं। उस पूरे हफ्ते आप चिंता और मानसिक तनाव में रहते हैं। लेकिन जब आप आखिरकार उस प्रेजेंटेशन पर काम करने बैठते हैं तो वो केवल 30 मिनट में पूरा हो जाता है। यानी काम करने में जितनी ऊर्जा लगती है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा उस काम की चिंता करने और उसे टालने में खर्च हो जाती है। इस आदत को खत्म करने के लिए आप मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही किसी काम को करने का विचार आए, दिमाग को बहाना बनाने का मौका दिए बिना 5, 4, 3, 2, 1 उल्टी गिनती गिने। जैसे ही 1 पर पहुंचे, बिना कुछ सोचे तुरंत उठकर वो काम शुरू कर दें। चाहे सुबह बिस्तर से उठना हो या कोई जरूरी ईमेल भेजना हो, 5 से 1 तक गिने और तुरंत एक्शन लें। पार्ट 7, भावनाओं को जाने देना, रिलीजिंग नेगेटिव इमोशंस। नकारात्मक भावनाओं को दबाकर सप्रेस करके रखना बेहद खतरनाक होता है। इमोशन का मतलब ही एनर्जी इन मोशन, ऊर्जा जो गति में हो है, इसे बहते रहना चाहिए। अगर आप इसे दबाकर रखेंगे तो ये एक दिन धमाके की तरह फट पड़ेगी। जरा पानी के एक गिलास को हाथ में उठाने की कल्पना कीजिए। अगर आप इसे 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर आप इसे 1 घंटे तक पकड़ते हैं तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़कर रखते हैं तो आपका पूरा हाथ सुन्न हो जाएगा और आप काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। पानी के गिलास का वजन बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन आप इसे जितनी देर तक पकड़े रखेंगे ये आपके लिए उतना ही भारी होता जाएगा। आपकी भावनाएं भी बिल्कुल वैसी ही हैं। गुस्सा और उदासी जैसी भावनाओं को आप जितनी देर तक पकड़े रहेंगे वे आपको उतना ही ज्यादा दर्द देंगी। किताब में हेल ड्वॉस्किन के लेटिंग गो मेथड, छोड़ने की विधि का सुझाव दिया गया है। जब भी आपके साथ कोई तनावपूर्ण स्थिति आए तो खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैं इस भावना को छोड़ सकती हूं? 2, क्या मैं इसे छोड़ना चाहती हूं? 3, मैं इसे कब छोड़ूंगी? और इसका जवाब है अभी, इसी वक्त। यह तरीका भले ही सरल लगे, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली है। अपनी भावनाओं को कसकर पकड़ने के बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से बह जाने दीजिए। अब यहां सिद्धांत, थियरीज और कहानियां खत्म होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस किताब की बातों को कल से ही अपनी दैनिक जिंदगी, कार्यक्षेत्र और रिश्तों में चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। स्टेप 1, अपनी भावनाओं को नोट दर्ज करना शुरू करें। यह अपने मन को स्पष्ट रूप से देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चरण 2, अपनी शारीरिक स्थिति, फिजिकल स्टेट को बदलें। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने शरीर की मुद्रा, पोस्चर सुधारें। भरपूर नींद लें, अपनी पीठ सीधी रखें और सीना तानकर खड़े रहें। जब गुस्सा आए तो उस जगह से उठकर टहलने लगें या गहरी सांस लें। शारीरिक बदलाव तुरंत आपके मानसिक स्तर को बदल देता है। चरण 3, 5 सेकंड के नियम, 5 सेकंड रूल का उपयोग करें। जब आलस्य या डर के कारण किसी काम को टालने का मन करे तो 5, 4, 3, 2, 1 उल्टी गिनती गिने और तुरंत काम में लग जाएं। उदाहरण के लिए, यदि सुबह व्यायाम करने में आलस्य आ रहा है तो 5 सेकंड गिने और तुरंत अपने स्पोर्ट्स शूज पहन लें। चरण 4, अपनी शब्दावली, वोकैब्युलरी बदलें। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं कोशिश करूंगा या मुझे उम्मीद है जैसे आत्मविश्वास की कमी वाले शब्दों की जगह मैं निश्चित रूप से करूंगा और बिल्कुल जैसे दृढ़ शब्दों का प्रयोग करें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ जाएगा। चरण 5, छोटी छोटी सफलताओं को दर्ज करें। यदि आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम है तो एक छोटी सी डायरी बनाएं। उसमें रोज अपनी उन छोटी छोटी उपलब्धियों को लिखें जो आपने हासिल की हैं, जैसे आज मैं सुबह जल्दी उठा, एक काम पूरा किया आदि। ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इस किताब के बारे में मेरी स्पष्ट ईमानदार राय यह है कि मास्टर योर इमोशंस मनोविज्ञान और व्यावहारिक जीवन का एक बेहतरीन संतुलन पेश करने वाली बहुत ही व्यावहारिक प्रैक्टिकल पुस्तक है। इसकी खासियत, स्ट्रेंथ्स ये है कि ये केवल खुश रहो जैसी हवाई बातें नहीं करती, बल्कि हम उदास क्यों होते हैं या गुस्सा क्यों होते हैं इसे जैविक वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समझाती है, जो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मानसिक प्रकृति और शारीरिक मनोविज्ञान को मिलाने वाले इसके तरीके वास्तव में काम करते हैं। कमियों, वीकनेसेस की बात करें तो कुछ बातें किताब में बार बार दोहराई गई हैं, जिससे थोड़ा पुनरावृत्ति, रिपीटेटिव महसूस हो सकता है।
इसके अलावा भावनाओं के प्रभाव को कम करने वाले हिस्से सिद्धांत थ्योरी के रूप में कहने में आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में गहरी पीड़ा या तीव्र भावनाओं को आसानी से कम करना कठिन होता है। लेखक ने स्वयं भी गंभीर अवसाद, डिप्रेशन के लिए विशेषज्ञों डॉक्टरों से परामर्श करने की सलाह दी है। एक और बात यह है कि हर समय अपने मन का बहुत अधिक निरीक्षण करते रहने से कुछ लोगों में उलझन या तनाव बढ़ सकता है, लेकिन निष्कर्ष के रूप में कहें तो ये किताब उन सभी लोगों के लिए एक जरूर पढ़ने योग्य गाइडबुक है जो अपनी भावनाओं को समझकर एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं। मैं इसकी पूरी दृढ़ता से सिफारिश करता हूं।